हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। बच्चों, हम सब ने अपने अकाउंट सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी फर्म का लेखांकन और इसके आधारभूत सिद्धांत, बच्चों इस चैप्टर से बहुत सारे आईएमपी और बेसिक वर्ड्स की कल हमने जानकारी ली और इसके बारे में हमने डिस्कशन किया और हमने एक रूपरेखा बनाकर बहुत सारे थ्योरी के टॉपिक्स पर भी कल अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत से आगे की थ्योरी के लिए रूपरेखा आज की बना ली है और इसी आधार पर हम आज के क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है साझेदारी संलेख, दूसरा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता, अगला टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों का ऋण खाता, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। इन निम्न टॉपिक पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इतने टॉपिक की तैयारी कर लेने के बाद हमारा जो अगला क्लास होगा वो होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। लेकिन बच्चों, उसके लिए आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आप थ्योरी में क्लियर हो जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, हम आज के रूपरेखा के अनुसार हमारे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है साझेदारी संलेख। बच्चों, साझेदारी संलेख के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो चलिए आज थोड़ा सा इसका डिटेल और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो साझेदारी संलेख से क्या आशय है? साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। बच्चों, ये संलेख जो है वो लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है, पर जो लिखित संलेख होता है उसका व्यवसाय में ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि कई बार जो है साझेदारी फर्म किसी ऐसे न्यायिक झमेले में फंस जाए या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय में ही लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी दशा में जो लिखित संलेख है वो व्यवसाय के बहुत काम आता है। बच्चों, लेकिन बिना साझेदारी संलेख के भी साझेदारी व्यवसाय चल सकता है। तो साझेदारी संलेख का व्यवसाय में होना जरूरी नहीं, लेकिन आज के डेट पे इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। आइए चलिए अब हम साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। साझेदारी संलेख जो है वो साझेदारी व्यवसाय का जो नियम का जो प्रारूप है, एक लिखित प्रारूप है जिसके अंतर्गत साझेदारी फर्म की सभी जो नियम है या शर्त है उसके बारे में लिखा होता है। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो जो हमारा पहला बिंदु है वो है फर्म का नाम एवं पता। बच्चों, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार जो व्यवसाय है उस फर्म का क्या नाम है, उसका एड्रेस, इस सब का डिटेल जो है इस संलेख में लिखा होता है। बस ये है कि जो पंजीकृत अन्य फर्मों से मिलता जुलता नाम अपने इस फर्म का नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है व्यापार का क्षेत्र। जो साझेदारी व्यवसाय का जो व्यापार है वो कहाँ पर होगा, मतलब वो प्रांतीय है, वो राज्य है, वो राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय, इस संबंध में जो जानकारी है वो प्रपत्र में लिखी होती है। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है साझेदारों के नाम एवं पते। तो साझेदारी व्यवसाय में जितने भी साझेदार हैं सभी के नाम एवं पते उस साझेदारी संलेख में निहित होते हैं। अगला बिंदु है बच्चों साझेदारों की पूंजी। हम सब जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों द्वारा पूंजी लाई जाती है। ये पूंजी साझेदारों द्वारा किस अनुपात में लाई जाएगी, इसकी जानकारी भी साझेदारी संलेख में निहित होती है। अगला बिंदु है साझेदारी की अवधि। बच्चों, साझेदारी कब प्रारंभ हो रहा है और साझेदारी कब तक चलेगी, इसकी अवधि का जो एक अनुमानित जो मापदंड है इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में लिखा होता है। बच्चों, अगला बिंदु है नए साझेदारों का प्रवेश। बच्चों, साझेदारी में विद्यमान साझेदारों के अलावा कई बार जो फर्म है उसको आवश्यकता पड़ती है नए साझेदारों के प्रवेश की। तो ऐसी दशा में जो नया साझेदार आ रहा है वो कितनी पूंजी फर्म में लाएगा, वो फर्म में क्या कार्य करेगा, ये उसको लाभ का जो हिस्सा है उसे किन शर्तों के आधार पर दिया जाएगा,
ये सब जो बातें हैं ये भी साझेदारी संलेख में निहित होती हैं। तो बच्चों अगला बिंदु है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा जो पूंजी व्यवसाय में लाई जाएगी उस पूंजी पर साझेदार को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं, और अगर अधिकार है तो वह किस दर से उनको ब्याज दिया जाएगा, इस संबंध में भी साझेदारी संलेख में जो नियम है वो बने हुए रहते हैं। बच्चों अगला बिंदु है आहरण एवं उस पर ब्याज। हम सब जानते हैं कि व्यवसाय से साझेदार जो है वो समय समय पर धनराशि आहरित करते रहते हैं। तो ऐसे आहरण पर क्या आहरण की अनुमति इस व्यवसाय में रहेगी, और अगर रहेगी तो वो किस दर से पैसे निकाल पाएगा या उसे आहरण पर किस दर से ब्याज देना पड़ेगा, इन सभी बातों का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में रहता है। बच्चों अगला बिंदु है कि वेतन एवं कमीशन। बच्चों साझेदारों द्वारा व्यवसाय में जो भी कार्य किया जाता है क्या उस कार्य के लिए वो वेतन या कमीशन पाने का अधिकारी है, तो इस संबंध में भी जो जानकारी है वो साझेदारी संलेख में निहित रहती है। अगला बिंदु है ख्याति का मूल्यांकन। बच्चों व्यवसाय में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या फिर विद्यमान किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय में किया जाता है। तो ऐसी ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, उससे संबंधित सभी नियम साझेदारी संलेख में निहित रहते हैं। बच्चों हमारा अंतिम बिंदु है कि साझेदारी का समापन। बच्चों साझेदारी के समापन जो है वो किस प्रकार से होगा, क्या किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर या फिर साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी व्यवसाय को समाप्त कर दिया जाएगा या उसे आगे चलाया जाएगा। तो इस प्रकार साझेदारी के समापन से संबंधित जो भी नियम या शर्त है वो भी साझेदारी संलेख में निहित रहती हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये तमाम बातों का एक प्रपत्र तैयार किया जाता है। मतलब जो साझेदारी संलेख है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपत्र है व्यवसाय का, जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सभी नियम एवं शर्त उसमें निहित रहते हैं। बच्चों साझेदारी संलेख के होने पर साझेदारी व्यवसाय में कौन कौन से नियम एवं शर्त लागू होंगे, इसके बारे में हमने जान लिया है। आइए चलिए जानते हैं कि अगर साझेदारी संलेख व्यवसाय में न हो तो ऐसी दशा में कौन से नियम एवं शर्तें लागू होंगी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम धारा 12 से लेकर धारा 17 में वर्णित कुछ प्रावधान हैं जो ऐसी दशा में लागू होते हैं। आइए चलिए हम जानते हैं। पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। बच्चों इस संलेख के अभाव में भी सभी साझेदारों को व्यवसाय के संचालन में बराबर रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है कि कर्तव्यों को पूरा करना। बच्चों संलेख के अभाव में भी सभी साझेदारों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साझेदारी संलेख में अपनी जिम्मेदारियों को साझेदारी व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। तो बच्चों अगला बिंदु है मत प्रकट करने का अधिकार। जब भी व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने का समय आता है तब बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ऐसी दशा में सभी साझेदारों को बराबर रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। बच्चों अगला बिंदु है कि हिसाब किताब की बहियों में निरीक्षण। बच्चों अगर साझेदारी संलेख हो चाहे न हो, व्यवसाय का जो हिसाब किताब है इसका निरीक्षण या जांच करने का अधिकार सभी साझेदारों को प्राप्त होता है। अगला बिंदु है बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। बच्चों जब साझेदारी संलेख नहीं होता तो ऐसी दशा में जब भी कोई साझेदार व्यवसाय में कोई भी एक्स्ट्रा कार्य करता है तो फिर उसे उस कार्य के बदले पारिश्रमिक या वेतन पाने का कोई अधिकार नहीं होता। बच्चों अगला बिंदु है कि लाभ हानि का विभाजन। जब साझेदारी संलेख नहीं है तो ऐसी दशा में सभी साझेदारों को बराबर रूप से जो है लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। अगला बिंदु है पूंजी पर ब्याज। बच्चों व्यवसाय में साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है, तो जब साझेदारी संलेख नहीं है तो ऐसी दशा में साझेदारों द्वारा पूंजी लगाने पर उन्हें कोई भी ब्याज पाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। बच्चों हमारा अंतिम बिंदु है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। अगर व्यवसाय में साझेदारों द्वारा पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो तो भी उस पर जो है उन्हें केवल 6% ब्याज पाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थे साझेदारी संलेख से संबंधित कुछ बातें, जो अगर व्यवसाय में साझेदारी संलेख हो तो क्या नियम है और व्यवसाय में अगर साझेदारी संलेख नहीं हो तो क्या नियम है। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है लाभ हानि नियोजन
खाता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाते का आशय क्या है। तो बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वह खाता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। और बच्चों, इस अंतिम राशि को साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में, और अगर अनुपात नहीं दिया है तो समान अनुपात में उनके पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। बच्चों, ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है, इसमें जो लाभ हानि का वितरण किया जाता है उसके संबंध में भी कुछ नियम है कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तब तो सभी साझेदारों में यह बराबर अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन यदि साझेदारी संलेख है तो वो 3 विधियों के अनुसार इस लाभ हानि का वितरण कर सकते हैं। पहला तो है समान अनुपात में, इसमें सभी साझेदारों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाता है। दूसरा है निर्धारित अनुपात में, यदि साझेदारों ने पहले से ही कोई अनुपात तय कर लिया हो तो उसी तय अनुपात में ही उनको लाभ हानि बांटा जाता है। तीसरा है बच्चों पूंजी के अनुपात में, यदि लाभ हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में करना तय किया है तो यह अनुपात जो है कौन सी होगी, इस बात का निर्धारण कर लेना पड़ता है। जैसे कि प्रारंभिक पूंजी, शेष या अंतिम पूंजी, यह पहले से ही तय कर लेना चाहिए और इसी आधार पर ही लाभ हानि का वितरण किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम जानेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप जो है वो कैसा है, किस प्रकार हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। बच्चों, सबसे पहले तो आप 4 कॉलम खींच लेंगे, विवरण राशि, विवरण राशि। खाते का नाम होगा लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर डैश समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। बच्चों, लाभ हानि खाता जो हमने बनाया था व्यवसाय का, उसमें जो लाभ हमने शुद्ध लाभ निकाला था उस लाभ को हम लाभ हानि नियोजन खाता में ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों, अगर वहां पर लाभ हुआ है तो हम इसे चाहे तो लाभ हानि खाता बोलकर या फिर शेष लाया गया बोलकर भी खाते में उतारेंगे। अगर लाभ हुआ है तो यह आएगा क्रेडिट साइड में शेष लाया गया बोलकर, और अगर हानि होती है तो यह आता है डेबिट साइड में शेष लाया गया बोलकर। बच्चों, अब व्यवसाय में जो भी साझेदारों को दी जाने वाली राशि होगी वह जाएगी डेबिट साइड में, और जो भी साझेदारों से प्राप्त राशि होगी वो जाएगी क्रेडिट साइड में। तो देखिए बच्चों, व्यवसाय प्राय साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज देता है। तो हम सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे शेष लाया गया अगर हानि हुई तो, फिर आएगा पूंजी पर ब्याज। जितने भी साझेदार होंगे उनके नाम से उनकी पूंजी पर ब्याज की राशि को लिख दी जाती है। उसके बाद यदि किसी साझेदार द्वारा व्यवसाय में कोई कार्य किया गया है जिसके बदले उसे वेतन या फिर पारिश्रमिक मिलता है या फिर किसी प्रकार का उसको कमीशन प्राप्त होता है व्यवसाय से, तो भी उसे हम डेबिट साइड में वेतन एवं कमीशन बोलकर लिख देंगे। उसके बाद यदि किसी साझेदार द्वारा व्यवसाय में अगर ऋण दिया जाता है तो ऐसे ऋण पर भी व्यवसाय जो है उस साझेदार को ब्याज देता है। तो ऐसे ब्याज की राशि को भी संबंधित साझेदारों के नाम से हम डेबिट साइड में लिख देंगे। और व्यवसाय में यदि अन्य भी किसी प्रकार के खर्चे होते हैं तो ऐसे खर्चे भी लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट साइड में आते हैं। चलिए अब क्रेडिट साइड की ओर चलते हैं। बच्चों, क्रेडिट साइड में लाभ हुआ रहता है तो सबसे ऊपर शेष लाया गया बोलकर लिखते हैं। तत्पश्चात यदि साझेदारों द्वारा व्यवसाय से कुछ पैसे धनराशि आहरित की जाती है तो ऐसे आहरण पर ब्याज साझेदारों को व्यवसाय को देना पड़ता है। तो ऐसा अगर आहरण है तो उस पर ब्याज की जो राशि है वो लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अब बच्चों, दोनों पक्षों का जो अंतर का राशि है, जो डेबिट और क्रेडिट साइड के जो अंतर की राशि है, अगर वह डेबिट साइड में आई तो व्यवसाय को लाभ हो रहा है, उसे हम पूंजी या चालू खाते से बोलकर डेबिट साइड में लिख देंगे। और यदि व्यवसाय को हानि हो रही होगी, अगर अंतर की राशि क्रेडिट साइड में आती है तो यह हानि होता है, इसे हम पूंजी या चालू खाता को बोलकर हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप जो है वो तैयार होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खाते। बच्चों,
लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के पश्चात साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। तो साझेदारों की पूंजी खाता क्या है, आइए जानते हैं कि फर्म में साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खाते के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थात साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी, नकद पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, ऋण, उनके द्वारा लिया गया आहरण, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, इन सभी बातों का जो लेखा है वो साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाता है। बच्चों, साझेदारों का जो पूंजी खाता है ये दो पद्धतियों से बनता है। एक तो स्थिर पूंजी पद्धति से और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। बच्चों, स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों द्वारा जो लगाई गई पूंजी है वो अपरिवर्तनीय रहती है, अर्थात वो स्थिर रहती है। उनके पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक साझेदारी फर्म रहता है वो संपूर्ण अवधि तक में भी साझेदारों का जो पूंजी है वो स्थिर रहता है, इसीलिए इसे स्थिर पूंजी पद्धति कहते हैं। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत जो साझेदारों का जो पूंजी खाता है, साझेदारों का जो खाता है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो बच्चों, साझेदारों का जो पूंजी खाता बनाते हैं उसमें केवल साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी की एंट्री की जाती है, क्योंकि बाकी समस्त जो भी मद है, जैसे साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बाकी ये सारी मदों को साझेदारों के चालू खाते में लिखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार स्थिर पूंजी पद्धति में दो प्रकार के जो खाते बनते हैं। आइए चलिए हम इसका प्रारूप को देखते हैं कि किस प्रकार हम इन खातों को बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता बनाया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप की तरफ। तो साझेदारों के पूंजी खाता को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट साइड विवरण की एक एक कॉलम खींचनी होगी। सभी साझेदारों के नाम की राशि की एक एक कॉलम आपको खींचनी होगी। बच्चों, जब भी हम साझेदारों का खाता बनाते हैं तो साझेदारों को जो भी राशि प्राप्त होती है वो आती है साझेदारों के खातों के क्रेडिट साइड में, और जो भी राशि साझेदारों द्वारा दी जाती है वो आती है उनके खातों के डेबिट साइड में। तो चलिए बच्चों, प्रारूप की तरफ चलते हैं। तो जहाँ साझेदारों के पूंजी खाते में सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे शेष लाया गया बोलकर वह राशि जो साझेदारों द्वारा व्यवसाय में पूंजी के रूप में लाई जाती है। यदि साझेदारों द्वारा व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लाई जाती है तो इसे भी हम शेष ले जाया गया बोलकर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर बच्चों, दोनों राशि का योग करके हम डेबिट साइड में शेष ले जाया गया बोलकर लिख देते हैं। तो बच्चों, इतनी छोटी सी ही थी जो हमारी साझेदारों का जो पूंजी खाता था। तो आइए चलिए अब चलते हैं साझेदारों के चालू खाते के प्रारूप की तरफ। तो बच्चों, इसके लिए भी हमको डेबिट एंड क्रेडिट साइड विवरण की एक एक कॉलम खींचनी होगी और सभी साझेदारों के नाम की राशि की एक एक कॉलम खींचनी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं क्रेडिट साइड की ओर। क्रेडिट साइड में सबसे पहले यदि कोई प्रारंभिक शेष है तो उसे शेष लाया गया बोलकर लिख लेंगे। उसके बाद साझेदारों को पूंजी पर ब्याज जो प्राप्त होता है उसकी राशि को सभी साझेदारों के राशि के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद यदि किसी साझेदार को व्यवसाय से कोई वेतन प्राप्त हो रहा है या साझेदार को किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त हो रहा है तो ऐसे वेतन और कमीशन की राशि को भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता से जो लाभ साझेदारों में बांटी गई थी उस राशि को भी आप यहाँ पर साझेदारों के चालू खाता में क्रेडिट साइड में सभी साझेदारों के राशि के कॉलम में लिख लेंगे। चलिए अब चलते हैं डेबिट साइड की ओर। डेबिट साइड में भी आप यदि प्रारंभिक शेष आपका डेबिट साइड आ रहा हो तो शेष लाया गया बोलकर आप लिख लेंगे। उसके बाद यदि साझेदारों द्वारा व्यवसाय से कोई राशि आहरित की जाती है तो ऐसे आहरण की राशि को भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज की राशि को भी आप डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद यदि आपको लाभ हानि नियोजन खाते से हानि हो रही है तो उस हानि की राशि को आपको साझेदारों के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अब बच्चों, दोनों पक्षों का आप अंतर की राशि निकालेंगे। यदि अंतर की राशि आपकी डेबिट साइड में आ रही है तो शेष ले जाया गया बोलकर डेबिट साइड में लिख देंगे, और यदि अंतर की राशि क्रेडिट साइड में आ रही है तो आप शेष ले जाया गया बोलकर इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हम बनाएंगे स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों का
पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। तो चलिए बच्चों, चलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की तरफ। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी जो होती है वो स्थिर नहीं रहती बल्कि परिवर्तनशील रहती है। इसीलिए इस पद्धति के अंतर्गत केवल एक ही खाता बनता है जो है साझेदारों का पूंजी खाता। बच्चों, इस खाते के अनुसार प्रतिवर्ष जो इसका शेष है वो बदलता रहता है और यदि किसी प्रकार का कोई निर्देश न दिया गया हो तो प्राय ये माना जाता है कि व्यवसाय में जो खाते हैं वो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार बनाए जाएंगे। तो बच्चों, आइए चलिए देखते हैं इसका प्रारूप। तो इसके लिए भी हमें पहले डेबिट और क्रेडिट साइड विवरण की एक एक कॉलम खींच लेनी होगी और सभी साझेदारों के राशि की एक एक कॉलम खींचनी होगी। इसके बाद हम पूंजी जो डेबिट साइड है वहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे साझेदारों द्वारा जो लाई गई पूंजी है उसे शेष लाया गया बोलकर। उसके बाद पूंजी पर ब्याज की राशि लिखेंगे। यदि साझेदारों को किसी प्रकार का वेतन मिलता है, किसी प्रकार का कमीशन मिलता है तो ऐसी राशि भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तत्पश्चात लाभ हानि नियोजन खाते से प्राप्त जो भी राशि है लाभ की, उसे भी हम क्रेडिट साइड में संबंधित साझेदारों के राशि की कॉलम में लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं डेबिट साइड की ओर। डेबिट साइड में आप यदि साझेदारों द्वारा किसी प्रकार का आहरण है तो ऐसे आहरण की राशि, आहरण पर ब्याज की राशि, और यदि लाभ हानि नियोजन खाते में किसी प्रकार का कोई हानि हुआ है तो ऐसे हानि की राशि को भी आप साझेदारों के डेबिट पक्ष में लिख देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों पक्षों का आप अंतर की राशि निकालेंगे और अगर अंतर की राशि डेबिट साइड में आ रही है तो शेष ले जाया गया बोलकर डेबिट साइड में लिखेंगे और अगर अंतर की राशि क्रेडिट साइड में आ रही है तो शेष ले जाया गया बोलकर आप इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों पद्धतियों के अनुसार जो हमारे खाते हैं साझेदारों के वो बनेंगे। तो बच्चों, अगले क्लास में हम इससे संबंधित आपको प्रश्न बनाएंगे तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है साझेदारों का ऋण खाता। बच्चों, हम जानते हैं कि प्राय समय समय पर साझेदारों द्वारा व्यवसाय को ऋण दिया जाता है। तो साझेदारों द्वारा दिए गए ऐसे ऋण के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? तो बच्चों, यदि कोई साझेदार द्वारा व्यवसाय को ऋण दिया जाता है तो साझेदार का ऋण खाता अलग से खोला जाता है और ऐसी दशा में जो ऋण की राशि है वो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाती है और जब राशि का भुगतान हो जाता है यानी ऋण का जब भुगतान हो जाता है तो इस राशि को इस खाते के डेबिट पक्ष में लिख दी जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम साझेदारों के ऋण खाते में एंट्री करते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूंजी पर ब्याज। बच्चों, आइए जानते हैं पूंजी पर ब्याज के संबंध में। जब साझेदारी संलेख में साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। पर पूंजी पर ब्याज निम्न कारणों से दिया जाता है। पहला बिंदु तो है बच्चों कि जब पूंजी की राशियां अलग अलग हो परंतु लाभ हानि का अनुपात समान हो। तो जब साझेदार बिना किसी प्रतिफल के अधिक पूंजी लाता है तो पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज के रूप में उसे प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। बच्चों, दूसरा कारण है कि पूंजी लाभार्जन में सहायक होती है। जिस प्रकार मशीन, कर्मचारी या अन्य कोई सामान जो है वो व्यापार की लाभार्जन शक्ति बढ़ाते हैं, उसी प्रकार पूंजी का विनियोग भी लाभार्जन में सहायक होता है। अतः पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों, तीसरा कारण है व्यापार की स्थिति का ज्ञान। साझेदार जब पूंजी के अनुपात में ही लाभालाभ का वितरण करते हैं तो पूंजी पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिक पूंजी वाले साझेदार को अपने आप अधिक लाभ प्राप्त होगा। परंतु पूंजी पर ब्याज देकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि ब्याज देने के बाद फर्म को लाभ हो रहा है या हानि। तो बच्चों, ये थे पूंजी पर ब्याज देने के कुछ निम्न कारण। तो आइए बच्चों, अब हम अपने अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं जो है आहरण पर ब्याज। तो बच्चों, आहरण पर ब्याज क्या होता है आइए जानते हैं। जिस प्रकार पूंजी पर ब्याज देना जरूरी होता है उसी प्रकार फर्म के साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज लगाना अनिवार्य होता है। बच्चों, ब्याज की दरों का निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए। आहरण पर ब्याज जो है वो व्यापार से रकम निकालने की तिथि से हिसाबी वर्ष बंद होने की तिथि तक की अवधि पर लगाना चाहिए। अलग अलग तिथियों पर अलग अलग राशियां निकालने पर
ब्याज की जो गणना है वो गुणनफल विधि या मध्यम भुगतान तिथि के आधार पर कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, आज की रूपरेखा के अनुसार हमने अपने सभी टॉपिक्स पर अच्छे से अध्ययन कर लिया है। बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आप सब अच्छे से थ्योरी पोर्शन की रिवाइज कर लीजिएगा।